नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। पूरी दुनिया में सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? एक एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ लोग भाग लेते हैं। उसके बाद उस एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो जो लोग कैपेबल होते हैं, जो रिजल्ट में पास हो जाते हैं, उन्हें नौकरी दी जाती है। सिंपल सा प्रोसेस। लेकिन भारत इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे अलग है। हमारे यहाँ पहले या तो एग्ज़ाम के फॉर्म ही नहीं डिक्लेयर होते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपके एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया, जिस नौकरी की आप तलाश में उसका फॉर्म अगर आ गया, तो एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आंसर की नहीं आती, आंसर की आ जाती है तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ जाता है तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती। क्योंकि उसके बाद मामला पहले तो कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ से डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट तक। और इस पूरे प्रोसेस में आप अभ्यर्थी की उम्र से लेकर अभ्यर्थी के माँ बाप बनने की उम्र तक आ जाते हैं। ये एक कॉमन सा जोक है जो कि हम लोग सरकारी नौकरियों के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजाल है कि भारत के सिस्टम ने कभी इस जोक को गलत साबित होने दिया हो। एक ऐसा ही मामला है उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती का। तो पहले थोड़ा शॉर्ट में ये मामला समझा दूं ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो भी इस वीडियो में इंटरेस्ट ले पाएं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक प्रोसेस होता है। एग्जाम करा जाता है, सुपर टेट उसे कहते हैं। 2018 में इसकी भर्ती की बात शुरू होती है। 2019 में एग्जाम होता है जनवरी के महीने में। एग्जाम के अगले दिन सरकार कहती है कि जो कट ऑफ मेरिट रहेगा वो 60-65 रहेगा। इसके बाद उसके अगले दिन आंसर की जारी होता है उस एग्जाम का। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी 150 में से 142 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद दूसरी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो उससे पहले ही कुछ लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि जो मेरिट है 60-65 की, उसको घटा करके 40-45 किया जाए। उसके बाद कोर्ट में ये मामला आगे बढ़ता रहता है और फिर लास्ट में अभी जाकर के 2020 में हाईकोर्ट ने कहा कि जो मेरिट है वो 60-65 ही रहेगा, जैसा कि सरकार ने तय किया है, उससे नीचे नहीं होगा। इसके बाद फिर से एक हिस्सा इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि आप जिस मेरिट के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता। पता चले कल को आप कहेंगे कि भाई मुझे तो 25 और 30 पे मेरिट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरिट की बात छोड़ देते हैं। इस वीडियो का विषय ये है कि जो रिवाइज्ड आंसर की जारी होती है उसमें भी किस तरीके से कई गलतियां की गई होती हैं। उसके बावजूद विभाग ये मानने को तैयार नहीं है कि उससे गलती हुई है। इस परीक्षा को कराने वाले विभाग का नाम है पीएनपी, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ये टीजीटी, टेट ऐसे सारे एग्जाम कराता है। लेकिन जब पीएनपी की तरफ से रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई तो जो 142 क्वेश्चन थे जिसपे अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि ये क्वेश्चन के आंसर की गलत है, उनको छोड़ दिया गया। बल्कि जो बाकी बचे 8 क्वेश्चन थे उनमें से 3 क्वेश्चन को सिलेबस से बाहर का माना गया और उस पर जनरल मार्किंग दे दी गई। वो 3 प्रश्न कौन कौन से थे ये आपको बता देता हूं। एक प्रश्न था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दूसरा प्रश्न था चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। और तीसरा प्रश्न था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ये 3 क्वेश्चन जिन्हें विभाग ने माना कि ये सिलेबस से बाहर से हैं, इसलिए इन पे जनरल मार्किंग दे दी जाए। जबकि इन तीनों प्रश्नों पे किसी भी अभ्यर्थी ने कोई दावा नहीं किया था। जाहिर सी बात है कि ये जो 3 क्वेश्चन है, ये अगर आपका बच्चा 8वीं में भी पढ़ता होगा तो उसे इसके जवाब पता होंगे। लेकिन विभाग ने क्या किया कि विभाग ने इन 3 प्रश्नों पे आंसर की में जाकर के जनरल मार्किंग दे दी, जो रिवाइज्ड आंसर की आई, और बाकी प्रश्नों को टच भी नहीं किया। अब यहां से शुरू होती है विभाग की गलतियां, क्योंकि अगर आपने इन 3 प्रश्नों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया है कि ये सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में आपने केमिस्ट्री भी नहीं लिखा था। और यहां पर केमिस्ट्री का एक प्रश्न है कि 4.4 ग्राम CO2 पर एनटीपी का आयतन कितना होगा। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो फिर आपने इस पे जनरल मार्किंग क्यों नहीं की। तो ये हुई एक पहली गलती। अब दूसरा प्रश्न जिस पे मुझे व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो ये कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। ये इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और उस पे विभाग ने कहा है कि आंसर की में, रिवाइज्ड आंसर की में विभाग ने कहा है कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, जबकि असलियत में वो गोरखनाथ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के जो महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उनका अगर आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने खुद ये बात कही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारा नाथ संप्रदाय का जो व्यवस्थित स्वरूप है उसके प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ माने जाते हैं, जो साक्षात शिव स्वरूप माने गए हैं।
उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ लखनऊ में गोरक्षनाथ जी के ऊपर, और उसमें योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको यह वीडियो मिल जाएगी। जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, तो फिर विभाग कैसे मान रहा है कि मत्स्येंद्र नाथ प्रवर्तक हैं? जबकि इसके पहले टीजीटी के पेपर में इसी विभाग ने जब परीक्षा कराई थी तो उसमें इसी विभाग ने माना था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है, लेकिन इस बार की परीक्षा में विभाग कह रहा है कि नहीं, मत्स्येंद्र नाथ है। अब या तो इस विभाग के अधिकारी ज्यादा जानते हैं इस बारे में, या फिर खुद गोरक्षनाथ पीठ के जो महंत हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस जगह से आते हैं, वो ज्यादा जानेंगे इस बारे में। अब योगी आदित्यनाथ की खुद की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के अंदर यह विभाग आता है, तो फिर वो बात कर ले विभाग के अधिकारियों से। एक और प्रश्न है जिस पे अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। क्वेश्चन है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, ये किसने बनवाया था? पीएनपी की तरफ से जारी रिवाइज्ड आंसर की में माना गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, लेकिन अगर आप यही तमिलनाडु गवर्नमेंट की ऑफिशियल टूरिज्म की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहां साफ साफ लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शुरू करवाया था। हालांकि इसका अग्रभाग और इस मंदिर का निर्माण जिसने खत्म किया, जिसने अंत किया इसका पूरा जिसने किया, वो था महेंद्र वर्मन तृतीय। जबकि प्रश्न में एक तरीके से आधा अधूरा यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें ना तो इस बात का उल्लेख है कि मंदिर पूरा किसने कराया या मंदिर शुरू किसने कराया, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि मंदिर किसने बनवाया, जबकि यहां पर दोनों लोगों ने मंदिर बनवाया था। तो इस पर विभाग ने किस तरीके से इस आंसर को चुना है। इसी तरह एक और प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो विभाग ने यानी कि पीएनपी ने माना कि गरीबी का आकलन भारत में किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय, और यह जिंदगी में मुझे पहली बार पता चला कि परिवार के व्यय के हिसाब से गरीबी तय होती है भारत में। तो मुझे लगा कि शायद भाई पढ़े लिखे अधिकारी होंगे तो जानकारी होगी, लेकिन क्या इस मामले में पीआईबी की वेबसाइट झूठ बोलेगी? पीआईबी की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी की इन रेखाओं और मिश्रित संदर्भ अवधि यानी कि एमआरपी पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के वितरण का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखाओं के लिए अनुमान लगाया। क्या मतलब है इस बात का? पीएनपी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विशेषज्ञों की राय ली है इस पूरे आंसर की को जांचने में, तब जाकर के उन्होंने आंसर की जारी की है। तो ऐसे कौन से विशेषज्ञ हैं जिनको यही नहीं मालूम कि गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? आपको बताऊं कि जब तेंदुलकर समिति ने कहा कि शहरों में 33 रुपए न्यूनतम खर्च करने वाला प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर यह खर्च होता है तो उसे गरीब नहीं माना जाना चाहिए, इस पर विवाद हो गया था। बाद में जब रंगराजन समिति आई तो उसने कहा कि प्रतिदिन 47 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो 33 रुपए से लेकर के 47 रुपए तक प्रतिदिन जो खर्च की बात की जा रही है वो प्रति व्यक्ति की जा रही है, ना कि प्रति परिवार। वहीं पीआईबी की वेबसाइट पर अगर आप रंगराजन समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी साफ साफ लिखा है, जरा एक बार देखिए। पॉवर्टी लाइन is estimated as monthly per capita expenditure of ₹1407 in urban areas and ₹972 in rural areas। यानी कि प्रति व्यक्ति व्यय मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। नीति आयोग की वेबसाइट पर मुझे एक रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जो कि रिवाइज्ड रिपोर्ट थी रूरल पॉवर्टी लाइन को लेकर के। जिसके बाद जब इस पे क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने रंगराजन कमेटी बनाई 2012 में, जिसने 2014 जून में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस पर अभी डिसीजन लिया जाना बाकी है। तो एक बार पीएनपी के अधिकारी जरा ये तय कर लें कि भारत सरकार की तरफ से जो पैमाना तय किया जाएगा गरीबी का वो मान्य होगा, या फिर जो पीएनपी के अधिकारी और जो विशेषज्ञ जिनकी बात कही जा रही है वो जो पैमाना तय करेंगे उसके आधार पर गरीबी का आकलन होगा। इसी तरह एक और प्रश्न है जो कि गलत है, जिस तरीके से यहां पर पूछा गया कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहां पर विभाग ने माना है कि सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि इस प्रश्न में यह चीज क्लियर नहीं है कि पहले जो अध्यक्ष जिनकी बात कही जा रही है वो अस्थायी अध्यक्ष हैं या फिर अस्थायी अध्यक्ष हैं। अब पता नहीं जिन विशेषज्ञों से राय ली गई है वो कितनी रिसर्च करते हैं, लेकिन मुझे अपनी रिसर्च में लोकसभा की वेबसाइट पर संविधान सभा के पहले दिन के बैठक की एक रिपोर्ट मिली। यहां पर साफ साफ लिखा गया है, द इनॉग्रल सेशन बिगेन एट 11 AM विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली बाय आचार्य कृपलानी। मतलब लोकसभा जिक्र कर रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन प्रश्न पूछते समय विभाग नहीं जिक्र कर पा रहा कि अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है या फिर अस्थायी अध्यक्ष। और ये सिर्फ कोई 2-4 प्रश्न नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पर विवाद है, लेकिन जब विभाग से इस बारे में पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो रिवाइज आंसर की जारी कर दी है, अब हम कुछ नहीं सोचेंगे इस बारे में। तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब आपकी पैंट की चैन खुली है, आपने अपने शर्ट की बाहें मोड़ ली और कह दिया कि अब जो हमने करना था वो तो कर लिया, बाकी हम
कुछ नहीं देखेंगे जी। उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर सतीश द्विवेदी ये एक बार एबीवीपी के कार्यक्रम में गए थे। इन्होंने वहां पर जाकर के कहा, एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू के बाद, मैंने जब बीटीसी की परीक्षा पास कर ली तो एक इंटरव्यू के बाद मुझे स्कूल में नौकरी मिलनी थी। इंटरव्यू देने गया तो तात्कालिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया, किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया और एक टीचर के माध्यम से भिजवाया, लेकिन उस टीचर ने वो रुपए बीएसए को नहीं दिया और मुझे नौकरी भी नहीं मिल पाई। उन्होंने आगे कहा कि आज वो अधिकारी रिटायर हो चुका है, नहीं तो मैं उसे अब तक बर्खास्त कर चुका होता। तो जब शिक्षा मंत्री साहब का मामला व्यक्तिगत था तो उस समय उन्होंने अधिकारी को बर्खास्त करने की बात तक कह दी, लेकिन यहां पर लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है, तो शिक्षा मंत्री कहां है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक वेबसाइट है, वहां पर सतीश द्विवेदी के स्पेशल इंटरेस्ट में जिक्र है कि उन्हें स्पीच का, डिबेट का बहुत शौक है। तो क्या उनके स्पीच तक ही बात सीमित रखी जाए या फिर उन पे यकीन किया जाए कि जिस तरीके का एक्शन लेने के लिए उन्होंने कहा था उस अधिकारी के लिए जिन्होंने रिश्वत उससे मांगी थी उनसे उस समय, अब वो बाकी अधिकारियों पे भी उस तरीके से एक्शन लेंगे? और ये किस तरीके की सरकार है जहां पर मंत्री की बात खुद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? खैर, यूपी सरकार से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो इस उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपके रिजल्ट का स्टेटस क्या है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।